गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। शुरू करें आज की क्लास। बच्चों, हमने कुछ एग्जांपल्स की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहीं पे सॉल्व कराया था, माने एग्जांपल नंबर 2। आई होप आपको समझा होगा वो, ठीक है ना। फिर जो एग्जांपल नंबर 2 था उसी को ही हमने आरओआई वाले अप्रोच से किया था एग्जांपल नंबर 3 में, ठीक है। फिर हमने जाते जाते बच्चों क्या भी कर लिया था, एग्जांपल नंबर 4 भी कर लिया था, कि जहां पे हमने किसको चेंज किया था, ईबीआईटी को चेंज किया था। और वो ईबीआईटी को मैंने इस तरीके से चेंज किया था ताकि आरओआई क्या आ जाए, कम आ जाए। और अगर आरओआई कम रहती है किससे, इंटरेस्ट रेट से, तो सारे बच्चों को पता है उस ऑप्शन को हम प्रेफर करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा इक्विटी होती है। जब हम पहले वाला जो मैं मतलब दूसरे वाला एग्जांपल था उसमें हमने किसको प्रेफर किया था, जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो, डेट हो। और सबसे ज्यादा डेट किसमें था, प्रपोजल 3 में। जबकि ये वाला जो एग्जांपल नंबर 4 है इसमें हमने किसको प्रेफर किया, जिसमें सबसे ज्यादा इक्विटी है। और इक्विटी किसमें, प्रपोजल 1 में। तो ये हमने किया था। फिर बच्चों इसी वाले क्वेश्चन को हमने किससे भी सॉल्व किया था, आरओआई वाले अप्रोच से सॉल्व किया था। और मेरे ख्याल ये 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे और आज हमें 6th करना है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसमें क्या करना है आपको, फाइंड आउट द डेट इक्विटी रेशियो फॉर ऑल द 3 प्रपोजल्स लिस्टेड इन एग्जांपल 2। जो एग्जांपल 2 है, एग्जांपल 2, ठीक है ना, उसमें आपको क्या करना है, आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, डेट इक्विटी रेशियो। बहुत सिंपल है, बहुत आसान। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर बना के दी थी वहां पे मैंने आपको। कैसे थी कैपिटल स्ट्रक्चर, पहले प्रपोजल में डेट 0 और इक्विटी 30 लाख, दूसरे में डेट 10 लाख और इक्विटी 20 लाख, तीसरे में डेट 20 लाख और इक्विटी 10। सारे बच्चे बहुत तेज स्पीड के साथ मेरे को डेट इक्विटी रेशियो निकाल के दिखाओ। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। और मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर अभी सामने से बोली आपको, डेट कितना इक्विटी कितना, तीनों प्रपोजल में बहुत अच्छे से मेरे को डेट इक्विटी रेशियो निकाल के दिखाओ। निकल गए भाई बच्चों, कितना कितना आया, पहले वाले में डेट इक्विटी कितना है, 0 आया है, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट में कितना है, 0.15, 0.5। और थर्ड में 2 आया है, क्योंकि इसमें डेट कितना है और इक्विटी, हाँ इक्विटी 10 है और डेट 20 है। तो फर्स्ट वाले में तो 0 आया है, ठीक है ना। फिर सेकंड वाले में आया आपका, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.5:1, रेशियो की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो उसे, हाँ 1:2, हाँ वो भी लिख सकते हैं 1/2, बिल्कुल। थर्ड वाले में 2:1 लिख सकते हैं, है ना। मतलब हाँ ऐसे ही तो बोल रहे हो आप, 2:1, बस हाँ ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ही क्या है बच्चों, इसका मतलब ही क्या है, बोलो ना। 0.5:1 का मतलब क्या है, अगर इक्विटी का 1 रुपया लगा हुआ है, अगर इक्विटी का 1 रुपया लगा हुआ है तो
50 पैसे डैट के है। और तीसरे वाले आंसर में क्या है? हाँ, अगर 1 रुपया इक्विटी का लगा हुआ है तो 2 रुपए डैट के लगे हुए, माने डबल लगे हुए है। और फर्स्ट वाले में तो कुछ बता ही नहीं सकते, बिकॉज उसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा है। समझ में आ रही ना बात? तो वो चीज है। तो ये रहा बच्चों इसका सॉल्यूशन, ये रहा, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला में पुट करके वो हमें पता ही है, वैसे तो निकालना है। अरे नमन भैया, ये तो कोई भी कर दे यार, आप हमारे से ये करवा के देखो, तब पता पड़ेगा कि हमें कितना समझ में आया कितना नहीं आया। वो कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 7 में लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, मतलब इन टॉपिक से रिगार्डिंग। तो इसके बाद एक और है, इसका शायद बी पार्ट होगा या 8th बी है, चलो जो भी है। इफ द डेट इक्विटी रेशियो इज 0.5:1, वो कह रहा है अगर डेट इक्विटी रेशियो कितना है, 0.5:1 है और 2:1 है, एंड द टोटल अमाउंट टू बी रेज्ड ₹30 लाख, देन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि आप हर एक सोर्स से कितना पैसा उठाओगे। टोटल पैसा कितना उठाना है आपको? 30 लाख रुपए। एक केस में तो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो 0.5:1 है, दूसरे केस में कितना है, 2:1 है। तो आपको ये बताना है डेट से कितना पैसा उठाएंगे और इक्विटी से, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर बना के दिखानी है आपको। क्या बना के दिखानी है? बना सकते हो या मैं करके दिखाऊं? हाँ, करके दिखाऊं, चलो। सॉल्यूशन गिवन, क्या क्या दिया हुआ है उसने? टोटल फंड्स कितने हैं बच्चों? हाँ, 30 लाख है। और उसने ए पार्ट में बोला है डीई रेशियो कितना है, 0.5:1। ठीक है, वी नो दैट, क्या, डीई रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है जी, उसने बोला 0.5:1। अब हमें डेट और इक्विटी की अमाउंट क्या करनी है, यहाँ पे फिल करनी है ये वैल्यू। ठीक है ना, एक बारी के लिए एक काम करते हैं, इसको तो मैं लेके आ जाता हूं नीचे। लेट डेट इज इक्वल टू एक्स, डेट क्या हो गया, एक्स हो गया। सो इक्विटी इज इक्वल टू, इक्विटी कितनी हो जाएगी, टोटल पैसा कितना उठाना है, 30 लाख, और उसमें से एक्स हम क्या उठा लेंगे, डेट उठा लेंगे। तो बाकी इक्विटी कितनी बचेगी, 30 लाख माइनस एक्स बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? बोलो, इतनी बात में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को। टोटल पैसा हमें 30 लाख रुपए उठाना है, मैंने इसमें से डेट की अमाउंट मान ली क्या, एक्स, की डेट हमें एक्स अमाउंट का उठाएंगे हम डेट। ठीक है ना, तो इक्विटी कितनी की बच जाएगी, 30 लाख माइनस एक्स। तो बस अब इनकी जगह क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। डेट की जगह तो क्या रख दो, एक्स, और उसकी जगह 30 लाख माइनस एक्स। ठीक है ना, चलो अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू, ये तो एक्स ही हो जाएगा, एक्स की 1 में होगी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15 लाख माइनस 0.5x इज इक्वल टू एक्स। 15 लाख इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, तो x प्लस 0.5x, और 15 लाख इज इक्वल टू 1.5x, एंड x इज इक्वल टू 15 लाख डिवाइड बाय 1.5। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे लोगों, 10 लाख आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब है 15 लाख अपने आप में 1.5 है, तो वो मतलब सॉल्व भी कर लोगे तुम उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। x 10 लाख आ गया, सो x को क्या माना था हमने, तो डेट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹10 लाख आंसर। एंड इक्विटी क्या थी, इक्विटी इज इक्वल टू, हाँ, 30 लाख माइनस x, दैट इज
30 लाख माइनस 10 लाख, ठीक है, और ये आ गया ₹20 लाख। ये हो गए बच्चों आपके आंसर। एक आंसर तो ये हो गया आपका। उसने पूछा कि बताना ना आपको कि कितना कितना पैसा किससे उठाओगे, आप डेट से कितना उठाओगे और इक्विटी से कितना उठाओगे, तो ये दो आंसर आ गए। डेट से कितना उठाओगे 10 लाख और इक्विटी से कितना उठाओगे 20 लाख। एक चीज रियलाइज कर रहा हूं आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर हमने ऊपर वाला किया है 6, उसका ही रिवर्स है कि नहीं है? वहां पे तो ये दिया था आपको और डेट इक्विटी रेशियो निकलवाया था, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। क्या दे करके, डेट इक्विटी रेशियो तो दे दिया और ये फाइंड आउट करा लिया कि डेट कितना और इक्विटी कितना। सेम एज इसका बी पार्ट कर सकते हो क्या? कर लिया। कितना आएगा? डेट तो आएगा 20 लाख और इक्विटी आएगी कितनी 10 लाख। हाँ जी, आगे चल सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया अभी कर लो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। हो गया ईशान, क्वेश्चन हो गया बी पार्ट। ये देखो बच्चों, बी पार्ट का आंसर वही रिवर्स क्वेश्चन है। डेट की अमाउंट 20 लाख आ जाएगी और इक्विटी की आ जाएगी 10 लाख, तभी तो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 था उसमें। और इसी के साथ साथ बच्चों हमारे न्यूमेरिकल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। अभी तक हमने इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल डिसीजन देखे। 3 डिसीजंस होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे हमने। और फिर हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल प्लानिंग, इस तरह के टॉपिक्स देखे। अब थोड़ा सा कुछ बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है और अब ज्यादा बड़ा ये चैप्टर बचा नहीं है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आज और कल की क्लास में मुझे ऐसा लगता है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो बात करते हैं फिक्स और वर्किंग कैपिटल की। फिक्स कैपिटल क्या होती है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फिक्स कैपिटल क्या होती है, जितना इस चैप्टर की जो टेक्निकलिटीज थी ना वो हम कर चुके हैं। अब एक आध कोई टॉपिक रहता है जो अच्छा जिसमें दिमाग लगाने का है, बाकी जैसे अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो बहुत नॉर्मल टॉपिक है। फिक्स कैपिटल क्या होती है, जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया, जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया वो फिक्स कैपिटल होती है। जो पैसा फिक्स असेट्स में लगाया वो फिक्स कैपिटल होती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है? लॉन्ग टर्म के लिए होती है।
यस और नो? बस यहीं से देखते हैं, ये जब भी तो कह रहा हूं मैं, ये बहुत नॉर्मल है। मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल। अरे नमन भैया, ये क्या बात हुई? फिक्स कैपिटल टॉपिक है और शुरुआत किससे हो रही है? फिक्स असेट से। बेटा फिक्स कैपिटल को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? फिक्स असेट्स क्या होती है वो समझते आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, मैं तो उसमें कुछ बता ही नहीं रहा हूं अब, क्योंकि ये तो देखो सब बच्चों को पता ही है। फिक्स असेट्स रेफर टू दोज असेट्स, ये वो असेट्स होती है विच रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए रहती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स एक्सेट्रा। तो फिक्स कैपिटल क्या होती है? जो पैसा इसमें लगाया है फिक्स असेट में, वो फिक्स कैपिटल। ये तुम्हारी टेम्परेरी नीड को पूरा करती है या परमानेंट नीड को पूरा करती है? शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है? कम अमाउंट लगती है इनमें, ज्यादा लगती है? एक बार डिसीजन लिए जाते हैं वापस से फिर सकते हो या इरिवर्सिबल होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। और जब हम फिक्स कैपिटल लगाते हैं, फिक्स असेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या इन डिसीजंस को जो हम अपन लोग डिसीजन लेते हैं, क्या इन्हें कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोल सकते हैं? हाँ, क्योंकि कैपिटल बजटिंग होते किसके लिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही तो है भाई। फिक्स कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही तो है, और उसके रिगार्डिंग जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, या उन्हें क्या भी बोल सकते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोल सकते हैं। कह रहा है फिक्स कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट, जो पैसा आपने फिक्स असेट में लगाया वो फिक्स कैपिटल विच इज टू बी यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको आप एक एक लंबे अरसे तक क्या करेंगे? अपने बिजनेस में यूज करेंगे। ठीक है ना? आप प्लांट एंड मशीनरी लेते हो जिसमें आप धंधा चलाओगे, मतलब जो जिसके थ्रू आप चलाओगे धंधा, या फिर आप क्या करोगे? लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो जिसमें आप आपका ऑफिस एस्टेब्लिश करोगे, फैक्ट्री लगाओगे, तो उसको ऐसे तो नहीं आज खरीदोगे कल बेच दोगे, वो तो परमानेंट रहने वाला है ना। तो वैसा वो बोल रहा है फिक्स कैपिटल इज मीन्ड फॉर मीटिंग द परमानेंट और लॉन्ग टर्म नीड। ये आपकी किसको पूरा करता है बच्चों? परमानेंट जो नीड्स होती है आपकी, जो लॉन्ग टर्म नीड्स होती है बिजनेस की, उसको क्या करता है? पूरा करता है। द डिसीजंस टेकन टू इन्वेस्ट इन फिक्स असेट्स आर नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ये कोई बात ऐसा है ही नहीं है, इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि जो बच्चों को ना पता हो। वो कह रहे हैं कि जो डिसीजन हम फिक्स असेट में इन्वेस्ट करने के जो डिसीजंस लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बोलते हैं। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट, आपको याद रखना चाहिए, दैट फिक्स असेट शुड ऑलवेज बी फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स। ये क्या है? वो कह रहा है कि फिक्स असेट को हमेशा किससे फाइनेंस करना चाहिए? लॉन्ग टर्म फंड से, एंड नेवर फ्रॉम शॉर्ट टर्म फंड्स, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ब्रिज फाइनेंसिंग। ओ भाई, आज लिखा है, सबसे पहली क्लास में बताया, सबसे पहली क्लास में यही समझाया था कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड से ही करनी चाहिए, और कभी भी किससे नहीं करनी चाहिए? शॉर्ट टर्म फंड से नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म फंड से पैसा उठा करके लॉन्ग टर्म में लगाओगे तो 1 साल बाद वो पैसा लेने के लिए आ जाएगा अपना, और तुम्हारे तो भी प्रोजेक्ट चल ही नहीं पाए। लेकिन बस एक केस में कर सकते हैं, और वो ब्रिज फाइनेंसिंग भी जुगाड़ है, बस कुछ टाइम के लिए। होना तो आखिरी में वही है ना, लॉन्ग टर्म। यस और नो? लॉन्ग टर्म वाली जो इन्वेस्टमेंट है ने, माने जो फिक्स आपकी जो कैपिटल है वो आप किससे ही रेज करोगे? लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही, लॉन्ग टर्म फंड से ही क्या करेंगे? रेज करेंगे। से यस और नो? आगे चल सकते हैं क्या? अच्छा, इसमें नेक्स्ट टॉपिक लिखा है बच्चों, इंपोर्टेंस ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इंपोर्टेंस क्या होती है किसकी? कैपिटल बजटिंग डिसीजन की। और तुम्हें नहीं लगता ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? हाँ जी, एक बार पॉइंट देखना इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। वो इंपोर्टेंस कह रहा है फिक्स कैपिटल की या कैपिटल बजटिंग डिसीजन की? अरे की तो बात है, फिक्स कैपिटल की इंपोर्टेंस या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की इंपोर्टेंस क्या है? वो कह रहा है सच कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि दे अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म ओवर द लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग रन। ये तो पढ़ा था ना हमने ऊपर, क्योंकि ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को घटाएंगे नहीं, अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? खाली ये नहीं बोल सकते कि कम करेंगे, या खाली ये नहीं बोल सकते कि ज्यादा, अफेक्ट करेंगे। अच्छे डिसीजंस लोगे तो ज्यादा आपकी जो अर्निंग्स होगी लॉन्ग रन में वो बढ़ेगी, और वाहियात डिसीजन लोगे तो, है ना? वो बताया था ना आपको कि वो एक पेट्रोल वाली गाड़ी का एग्जांपल दिया था आपको, लेनी थी हमें सीएनजी की गाड़ी, और ले ली किसकी हमने? पेट्रोल की गाड़ी। तो जब जब भी पेट्रोल डलवाते हैं तो किसकी याद आती है? सीएनजी की याद आती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वैसा, हाँ, वो तो किसी दूसरे पे दिया था ये, हाँ वो इसके सिमिलर था।
नेक्स्ट बोल रहे हैं दीज डिसीजंस नॉर्मली इन्वॉल्व अ ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड्स, ये इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, आउटफ्लो होता है फंड्स का। एंड दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल, ये डिसीजंस कैसे होते हैं, एक बार ले लिए तो फिर वापस से इन पे फिरा नहीं जाता, ठीक है ना, कि भाई हम तुम जबान से हट जाओगे कि हम नहीं कर रहे अभी इन्वेस्टमेंट वगैरह, है ना, सारी चीजें होने के बाद ऐसा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। नहीं ये तो अच्छा है ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा और जो हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अदिति आप बताओगे ये टॉपिक क्या है? मेरे को समझता नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे को समझाओ। मैं समझ नहीं पाया, भगवान कैसे समझाऊंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, चलो बताओ, आप बताओ। हाँ, वो जो फिक्स कैपिटल है वो किन फैक्टर से अफेक्ट हो जाएगी। वर्मा जी कुछ और कहना चाहोगे इसके आगे, कुछ और मतलब थोड़े से और क्लियर शब्दों में, ताकि सारे बच्चों को समझ में आए ये टॉपिक है क्या? नहीं बस कन्हैया। हाँ, तो उससे फिर क्या होगा, किसको, बिजनेस को, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस लिखा है यहाँ, फिक्स कैपिटल को। आगे की लाइन में पूरी कर देता हूं, वेदर आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी या ज्यादा पड़ेगी, ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि फिक्स कैपिटल हमें ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। अब वही फैक्टर्स पढ़ने हैं। द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, कह रहे कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बिजनेस टू बिजनेस क्या करती है, वेरी करती है, किसी को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, किसी को ज्यादा पड़ेगी, यानी कि किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी, किसी को ज्यादा करनी पड़ेगी। वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल आर, बहुत सारे फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को, वो कौन कौन है, पहला नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। अब ध्यान से सुनना बच्चों, दो तरह के बिजनेस का नेचर होता है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है और एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब एक तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है, एक तो बंदा मैन्युफैक्चरर होता है, एक ट्रेडर होता है जो ट्रेडिंग करता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर मैं ट्रेडिंग का काम करता हूं तो मेरे को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी ज्यादा पड़ेगी, और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूं तो मेरे को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी ज्यादा पड़ेगी, आप मेरे को बताओ, दोनों का आपस में कंपैरिजन करना है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, बिजनेस का नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, मैं ओनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेचर की बात कर रहा हूं, नेचर की। ओनरशिप तो वो 5 फॉर्म में पढ़ के आए थे आप 11th क्लास में, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, आपकी एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और एक आपका कौन बच गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो तो ओनरशिप होती है, क्या होती है, ओनरशिप होती है, फॉर्म्स होती है इसकी, बिजनेस की। लेकिन मैं बात कर, आज फॉर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेचर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं। और बिजनेस का नेचर दो तरीके का होता है, या तो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है या ट्रेडिंग वाला होता है। तो आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग वाले को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, क्यों, उसे प्लांट एंड मशीनरी भी लगानी पड़ेगी, और जो प्लांट एंड मशीनरी के लिए उसे क्या भी चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिए, लैंड ज्यादा चाहिए उसे, ठीक है ना, वो प्लांट लगाने के लिए। और ये सब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट करना, लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट करना, ये क्या है, फिक्स एसेट है, यानी कि फिक्स कैपिटल लगानी है हमें यहाँ पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, तो उसे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। जबकि जो बंदा क्या करता है, ट्रेडिंग करता है, वो ट्रेडिंग तो घर से भी कर सकता है, चलो ठीक है मार्केट में करेगा ही, मार्केट में ही करेगा वो, तो उसे प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत तो नहीं है, उसे तो ट्रेडिंग वाला क्या करता है, वो खरीदता है माल, सामने से कस्टमर को बेचता है।
तो उसको मशीनरी की रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ेगी। अच्छा, जितनी लैंड की रिक्वायरमेंट उसे थी मैन्युफैक्चरिंग वाले को, इसको नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो बस यही तो है कि मैन्युफैक्चरिंग वाले को फिक्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा और ट्रेडिंग वाले को कम। एक बार पढ़ के देखना अपने मन मन में सारे बच्चे, क्या लिखा है यहाँ पे। नहीं, मैंने जो जो यहाँ पे लिखा मैंने वो बताया। हाँ जी, समझ में आती है तुम्हें बात? एक बार पढ़ दूं मैं। द नेचर ऑफ द बिजनेस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। जो नेचर होता है बिजनेस का, उससे पता चलता है कि अपने को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पे, अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स like land and building, plant and machinery, etc. On the other hand, a trading concern requires relatively much less investment in fixed assets. उसे फर्नीचर वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्या पड़ेगी? फर्नीचर की। नेक्स्ट है बच्चों स्केल ऑफ ऑपरेशंस। क्या है? स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो लार्ज स्केल और एक स्मॉल स्केल। तुम ही बता दो। लार्ज स्केल वाले को फिक्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, स्मॉल वाले को। Firms which operate at large scale require a larger amount of fixed capital as they need heavy and bigger machinery and equipment. However, firms operating at a small scale need relatively less fixed capital. किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, वरना आगे चलता हूं। नेक्स्ट है बच्चों अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एक तो इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है ना। एक कंपनी उसी इंडस्ट्री में क्या कर रही है? ऑपरेट कर रही है। एक कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है उसमें कभी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड ही नहीं होती, और होती भी तो ना के बराबर, बहुत कम, और वो भी कभी कभी 10-15 सालों में एक बार। माने, एक तो मैं दो एग्जांपल लेता हूं। एक तो आईटी कंपनी है, और एक लेट सपोज एक कंपनी है जो सी में से या ओशियन में से क्या निकालती, क्या एक्सट्रैक्ट करती है? सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। या दूसरा क्या है कि एक जो वुड कटिंग करती है, जो आरा मशीन टाइप से होती है, उन्होंने किसी ने वो लगा के रखी है। एक बंदा आईटी में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना। आप मुझे बताओ किसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी? क्यों आईटी वाले को? क्यों? क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी क्या हो रही है? जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रही है, चेंज हो रही है। कभी विंडो 11 आ रही है, फिर विंडो 12 आ रही है, आज ये एंटीवायरस है। अभी क्या है, वो सिस्टम क्या हो गए सब, वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है नहीं जो हमारे पास आज काम है। तो वो सारे भाई आईटी वालों के लिए क्या होते हैं, उन्हें लोग चाहिए, एक ऑफिस चाहिए, और उनकी वो असेट चाहिए, उनको लैपटॉप चाहिए उनका। यस और नो? तो उनका वो उससे तो करते काम। अब जब हम लैपटॉप में इन्वेस्ट करते हैं तो ये करंट असेट तो है नहीं, ये तो क्या है? फिक्स असेट है ना। एक साल से ज्यादा चलेगी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 20-30 साल चलेगी, लेकिन 2 साल 3 साल, कुछ एक साल से तो ज्यादा चलेगी। तो अब उन्हें क्या है, मान लिया इसके अंदर इन्फोसिस के अंदर माने 10,000 लोगों के लैपटॉप अब क्या हो गए? आउटडेट हो गए। क्या हो गए? अब वो 10,000 लोगों के लैपटॉप क्या करके दिलाने हैं? खरीद के दिलाने हैं उनको। यस और नो? तो अच्छा, अब कोई ठिकाना नहीं है ना। अभी खरीदे हमने, इधर तो तुम क्या लेते हो? नया फोन लेते हो, उधर वही कंपनी नया लॉन्च कर रही होती है। तो टेक्नोलॉजी का कोई ठिकाना है इधर। अभी तुमने लिए, 6 महीने बाद चेंज हो जाएगी, कुछ और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? फिक्स असेट में पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। जबकि जिस बंदे ने आरा मशीन लगाई है, ठीक है ना, या फिर क्या किया है वो, ओशन में से क्या मतलब ओशन में से क्या करता है, वो सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। तो वो मशीन एक बार लगाई, 10-15 साल तक चल रही है वो। अब उसमें ऐसे तो है नहीं कि आए दिन क्या होंगे, उसमें कुछ टेक्निकल इंप्रूवमेंट होंगे। तो बताओ, उसे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, क्योंकि उसने तो एक बार पैसा लगाया, 10-15 साल तक चलेगा। जबकि आईटी वालों के लिए ऐसा। आप मुझे बताओ, अगर टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी अपग्रेड होगी तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट अदरवाइज कम। ठीक है ना। चलो देखते हैं। फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। कंपनीज इन विच एसेट्स बिकम ऑब्सोलीट सूनर। ऐसी कंपनीज जिनमें जो हमारी फिक्स एसेट है वो ऑब्सोलीट हो जाती है, बेकार हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। सूनर मतलब जल्दी, ठीक है ना। रिक्वायर हायर फिक्स कैपिटल। उसको क्या चाहिए? ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए टू परचेज सच एसेट्स। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर बेस्ड कंपनीज या आईटी कंपनीज एक्सेट्रा। या जैसे वो बताओ बच्चों, जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, कौन है? प्रिंटिंग प्रेस वाले। उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी?
अच्छा, प्रिंटिंग आजकल क्या है ना, प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। ठीक है ना। उसमें क्या रहता है कि पहले तो आप क्या करते थे, वो ऐसे हाथों से वो छापते थे, तुमने देखा होगा जो, है ना। फिर वो अभी बड़ी बड़ी क्या लगती है, मशीनें लगती है, जिनमें क्या हो रहा है, वो पूरी पूरी फ्लैक्सी वगैरह जो वो तैयार हो जाती है, और अगर बुक्स भी छपनी है तो वो, हाँ बहुत। अभी अब उसके बाद भी क्या हुआ, चेंज हुआ, फिर लेजर का जमाना आया। किसका आया, लेजर का जमाना। लेजर से क्या होती है, प्रिंटिंग होती है। ठीक है ना। अब उसमें भी क्या आ गई, एआई आ गई। क्या आ गई, एआई आ गई। तो प्रिंटिंग अब क्या है ना, मान लिया प्रिंटिंग वाला अगर वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे करेगा ऑपरेट, छाप तो देगा वो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम लगेगा। आजकल ऐसी ऐसी मशीन्स हैं जो एक एक दिन में एक एक लाख बुक छाप देती है। एक दिन में 1 लाख बुक मायने रखती है बच्चों। मान लिया अगर ऐसे में ही कोई दूसरा बंदा जो पहले से ही कोई मशीन इंस्टॉल करा के रखा है, अब वो उससे 10,000 बुक छाप रहा है। ऐसा नहीं कि वो छाप नहीं रहा है, छाप तो रहा है, 10,000 छाप रहा है। दूसरे वाला जो जिसने नई टेक्नोलॉजी लगाई, वो 1 लाख बुक छाप रहा है एक दिन में। तो बताओ किसको ज्यादा फायदा मिलेगा, जो 1 लाख छाप रहा है। वो मार्केट को ज्यादा कवर कर पाएगा, अपने ऑर्डर जल्दी डिलीवर कर पाएगा। तो लोग फिर किससे छपवाएंगे बुक, या प्रिंटिंग कराएंगे, उससे कराएंगे। यस और नो। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का जल्दी, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है। क्या है, प्रिंटिंग पे अब ऐसे नहीं होता, प्रिंटिंग ऐसे, प्रिंटिंग कंप्यूटर बेस्ड होती है। कैसी होती है, और जब कंप्यूटर बेस्ड होती है, कंप्यूटर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई। ठीक है ना। However, if the company uses assets which are less affected by technological upgradation, लेकिन ऐसी कंपनी जिनको टेक्नोलॉजी से बहुत कम फर्क पड़ता है, then they need lesser fixed capital, तो उन्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। फॉर एग्जांपल फर्नीचर इंडस्ट्री, उसमें वो जो कटिंग वगैरह के उनके रहते हैं, वो वही है। ठीक है ना। लेकिन अगर तुम इंडिविजुअल जो बड़े बड़े लेवल पे है, वो तो जो बड़ी बड़ी मशीन लगी है, आरा मशीन, वो तो वैसे ही वर्क करती है। ठीक है ना। लेकिन जो आप इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे, जो कारपेंटर्स वगैरह होते हैं, उनके काफी सारे क्या रहे, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, है ना। अरे ग्लाइंडर वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना। वो जो भी वो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो वहां पे क्या हो रहे हैं, जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे में ना, जो फर्नीचर इंडस्ट्री में जो बड़े लेवल पे जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जो कटिंग वगैरह का काम करते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए तो वो आरा मशीन वही वर्क कर रही है। ठीक है ना। उसमें चलो मान लिया चेंज भी हुआ, तो चेंज ऐसा नहीं कि आए दिन चेंज हो रहे हैं, है ना। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखो, तो एक से एक इंस्ट्रूमेंट आ रहा है। तुमने देखा शार्क टैंक में भी कोई बंदा आ रहा है कि मैंने कारपेंटर का, मैंने उनका काम इस तरह से कम कर दिया, उनका टाइम बचा दिया, सेविंग कर दिया, ये बहुत एफिशिएंटली हो सकते हैं। एक से एक इक्विपमेंट आ रहे हैं। अभी तो एक तो मैं अभी देखा था, अभी अभी क्या होता है ना बेटा, अभी पहले तो लोग वो जो इधर मिस्त्री टाइप के लोग होते थे, वैसा फीता डाल के क्या करते थे, पैमाइश लेते थे, मेजर करते। अब वो लेजर लाइट लेके आते हैं। मैंने तो कल ही देखा, अभी कल हमारी एक साइट है, हम उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो उनने क्या किया, वो लेजर लेके आया और लेजर लगाई उसने उधर, ऐसे करके, ऐसे वो जो नक्शे वाला होता है, उनने वो क्या कर दी, मेजर कर दी। मैं उधर से तुम्हें पढ़ा के गया था, मैंने बोला भैया ये क्या कर रहे हो, कह रहे वो पैमाइश कर रहे हैं। ऐसे पैमाइश होती है, कह रहे भैया अब वो फीता डालने वाला की बोला कि एक एक को बोलो इधर से पकड़ो। अब ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम तो इधर से लगाते हैं, उधर से लगाते हैं, वो ऑटोमेटिक मेजर कर लेती है। हाँ वो भैया तुम थोड़ा सा, हाँ दरअसल हम तो पुराने ख्यालात के हैं। हाँ जी। तो टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, अपग्रेड हो रही है। तो जब जब भी जिस फील्ड में भी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड होती है, उसको फिक्स की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है, और ये ऊपर वाली हेडिंग से डिफरेंट कैसे है। चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि आप सीआईटी यूज करते हो या एलआईटी यूज। कायदे से तो ये पॉइंट पहले आना चाहिए, लेकिन वो एमटी के हिसाब से एडजस्ट हुआ है। चलो पहले से देखो। पहले तो हम ये देखेंगे कि हम सीआईटी यूज कर रहे हैं या एलआईटी। सिंपल सी बात है, जो बंदा सीआईटी यूज कर रहा होगा, जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी सीआईटी यूज कर रही होगी, उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि सीआईटी होती कौन सी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और एलआईटी कौन होती है, लेबर इंटेंसिव, जहां पे ज्यादा अमाउंट में कौन लगी होती है, लेबर लगी होती है। तो जब लेबर लगी है तो उन्हें तो वेजेस देनी है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। जबकि जो सीआईटी है, वहां पे हैवी मशीनरी होती है, तो उन्हें फिक्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। अच्छा, जब ये पॉइंट पहले आ गया, अब जो माने जो क्या यूज कर रहा है, सीआईटी यूज कर रहा है। अब सीआईटी में भी ऊपर वाला पॉइंट था कि कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तो एक वो पॉइंट था। फिलहाल वो बोल रहा है प्रोडक्शन टेक्निक अडॉप्टेड बाय बिजनेसेस आल्सो इन्फ्लुएंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। बिल्कुल।
कि जो प्रोडक्शन टेक्निक्स होती है जो हमने अडॉप्ट करके रखी है वो भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। कंपनीज यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल इन कंपैरिजन टू कंपनीज दैट यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। ये अच्छा पॉइंट है, सुन लो। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, मान लिया तुम एक हैवी मशीनरी में डील करते हो, रेडीमेड गारमेंट्स की, जहाँ पे हम वो मशीनरी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वो कटिंग भी करती है, स्टिचिंग भी करती है, प्रिंटिंग भी करती है। कॉम्प्लेक्स मशीनरी है बहुत ज्यादा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है सिंगल मशीनरी, है ना। काफी बड़ी मशीनरी है, अलग अलग उसके फंक्शंस, अलग अलग उसमें मॉड्यूल्स है। मतलब अभी तो क्या रहता है ना, अभी अपन लोग क्या करते हैं, अगर हमें लेट सपोज जीन्स प्रिपेयर करनी है, मैं एक्चुअल में प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे होती है तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, कि सबसे पहले फैब्रिक आता है। फैब्रिक फिर वो किस पे जाता है, कटिंग पे जाता है। किस पे जाता है, कटिंग पे जाता है। कटिंग के बाद आकर पे उस पे क्या होती है, फिर वॉशिंग होती है। क्या होती है, कलरिंग होती है और वॉशिंग होती है। उसके बाद उसकी क्या होती है, स्टिचिंग होती है। स्टिचिंग के बाद उसमें वो लगते हैं, बटन्स लगते हैं, जिप लगती है ना। और उसकी क्या होती है, फिनिशिंग होती है। उसके बाद उस पे लेजर से क्या होती है, प्रिंटिंग होती है, और सारी क्या होती है, डिजाइनिंग होती है। और ये एक जगह नहीं होता ये काम, ये अलग अलग जगह होता है, अलग अलग जगह होता है। हर एक बंदा, जैसे वो होता है ना कि ये काम बस यही करेगा, हाँ सिलाई वाला एक ही बंदा है, सिलाई मास्टर एक ही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि वो प्रिंटिंग वाला एक बंदा है। तो अलग अलग जगह ऐसे हमारे पास से एक बार फैब्रिक आता है हमारी फैक्ट्री के अंदर, और हमारी फैक्ट्री के अंदर वो फैब्रिक एक बार आ करके फिर दोबारा जब हमारे पास फिनिश होके आता है ना, वो ये मैं आगे भी समझाऊंगा, आगे भी टॉपिक आएगा। वो फिर हमारे पास लगभग लगभग 1 महीने में आता है। कितने महीने में आता है, 1 महीने में आता है, ठीक है ना। तो 1 महीने के बाद अब उसमें क्या रहता है कि सारा वो होके आ गया, तैयार होके आ गया। अब उसकी क्या होती है, पैकिंग होती है, उसकी ब्रांडिंग होती है ना। उस पे टैग वगैरह लगते हैं, लेबल लगते हैं, और उसकी पैकिंग होती है। पैकिंग होकर के तब क्या होता है, माल सप्लाई होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो अभी हम ना ऐसे करते थे, सबके पास जाता था हमारे पास, हमारा जो माल है, जो बन के मतलब जो हमारे को तैयार करवाना है, वैसे थे अलग अलग जगह। अब हम ना टेंशन लेना चाहते, हमने ना एक ही मशीनरी इंस्टॉल करानी है। वो सारे मॉड्यूल उसमें अंदर सारे मॉड्यूल रहेंगे। छोटी मोटी मशीनरी नहीं है, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ की। ये ग्रंथ डील करता है इस मशीनरी में। अब ध्यान से सुनना, ये तो मैंने बैकएंड की कहानी सुनाई। कौन सी कहानी सुनाई, अब इसके मतलब की कहानी सुनो जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब एक तो हम ग्रंथ के पास गए, ग्रंथ ने बोला भाई साहब देखो हमारे धंधे का उसूल है कि हम उधार में डील करते ही नहीं है। हम तो यहाँ तो कैश की डीलिंग है, हाथ के हाथ पेमेंट है, और अगले 5 दिनों के अंदर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ठीक है, आप अभी अमाउंट, टोकन अमाउंट जमा करा दीजिए, 50% अमाउंट, 5 दिन के अंदर अंदर मशीनरी इंस्टॉल करा देंगे। जैसे इंस्टॉल हो जाएगी, सारी चीजें चेक हो जाएगी, ठीक है, 50% पेमेंट तब हो जाएगी। मतलब ये कैश ही है, इसको मत सोचना कि 5 दिन का उधार मिल गया। ये तो कस्टमरी प्रैक्टिस है कि ये तो ऐसे ही चलता है, मतलब ये कैश वाली ट्रांजेक्शन है। और उधार वाली होती तो ऐसे होती कि भाई 6 महीने बाद पेमेंट दे देंगे हम, कुछ अब ले लो, कुछ 6 महीने बाद है, कुछ 1 साल बाद, इस तरीके से करके। या इन्होंने ऐसा बोला कि एक डाउन पेमेंट कर दो अभी, है ना। माने अभी हम कन्हैया के पास गए तो कन्हैया बोला कि जी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऑप्शन ऐसा है कि आप एक डाउन पेमेंट कर दो, 1 करोड़ रुपए की डाउन पेमेंट कर दो, और बाकी अगले आप क्या करो, 18 महीने में, 2-2 महीने बाद हमारे को 1-1 करोड़ की पेमेंट करते रहो। एक ग्रंथ वाला ऑप्शन है और एक कन्हैया वाला और हमारे पास ऑप्शन है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कौन से ऑप्शन में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा पड़ेगी। अभी वैसे बताना मत, हाथ उठा के बताना कि आपको समझ में है कि नहीं है। वेरी गुड। चलो जैन साहब आप बताओ। ग्रंथ वाले में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। अदिति, ग्रंथ से अगर हम खरीदते हैं तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। आयुष कुमार बता रहे हो, कन्हैया के ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो फिक्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, ऐसा बोल रहे हो आप? बताओ। हाँ, हाँ जी। नहीं वो तो अभी बच्चे बताएंगे, भाई मेजोरिटी जो बोलेगी वो तो तब बताएंगे कि तेरे साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। चलो वर्मा जी भी बता रहे हैं, ग्रंथ के साथ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, और कन्हैया के साथ
कम पड़ेगी। कैसे? इसको तो 5 दिन के अंदर पूरी पेमेंट क्लियर करनी है 10 करोड़ रुपए की। कितने की? तो आज के दिन पे इमीडिएट रिक्वायरमेंट कितने की है? 10 करोड़ की। कन्हैया के पास हम गए, कन्हैया ने बोला अरे साहब कहाँ इतना पैसा अभी अरेंज करने की जरूरत है, टेंशन नहीं लेने का, 1 करोड़ रुपए तो है ना, डाउन पेमेंट दो, बाकी आराम से बंदोबस्त करते रहना। तो ये जो हमारे को जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें आज ही 10 करोड़ देने थे, ये डेफर हो गए। क्या हो गए? फ्यूचर में डेफर हो गए। आराम आराम से खाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे और पैसा देते रहेंगे। यस और नो? उनने तो डंडा कर दिया अभी। सारे बच्चे बताओ, वो बोल रहा है कि मेरे साथ जाओ, बताओ उसके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोलो ना, बोलो उसके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ, भावनाओं में मत बह जाना कि उसके साथ जाना चाहिए। अगर ऐसा बोलते हो कि उसके साथ जाना चाहिए, तो ये चैप्टर की तौहीन होगी, ये चैप्टर की तौहीन होगी। आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। वो खुद बोल रहा है, जिसके साथ जाना वो खुद बोल रहा है, उसके समझ में आया ना, कह रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, बोलो। ये है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। क्या है? अगर आपके पास फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स माने आपको, आपके पास कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट है, ऑप्शंस अवेलेबल है कि जहां पे आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, पेमेंट। भाई यहाँ पे मेरे को 10 करोड़ रुपए, चलो ठीक है, मैं सारी बात सही मानता हूँ, मेरे पास तो है मान लिया 10 करोड़ रुपए। हम जब वो अगला ऑप्शन दे रहा है कि आप 18 महीने में क्या कर दो, पेमेंट कर दो, तो हम इससे क्यों, और सेम मशीनरी है, तो हम इससे क्यों लेंगे? लेने के नहीं हम। क्यों? उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, और फाइनली फिर क्या करेंगे? वहां से तो रिटर्न आएगी ना, बस वहां से रिटर्न भी कमाते रहेंगे, उसको पेमेंट करते रहेंगे। इसको तो अभी चला गया ना पैसा सारा, तो वो चीज है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। अगर आपको कैश में पेमेंट करनी है, इमीडिएट पेमेंट करनी है, तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास हायर परचेज, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ाया था, जब समझाया था, कंज्यूमर की डेफिनेशन जब बता रहा था, अगर आपके पास हायर परचेज का कोई सिस्टम है, या आपके पास कोई लीज का कोई सिस्टम है जहां पे आप लीज पे ले सकते हो, ठीक है ना, ये दोनों सिस्टम क्या होते हैं, जहां पे आज डाउन पेमेंट करते हो और बाकी आप इंस्टॉलमेंट देते रहते हो, तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ने वाली है। एक बार पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, पढ़ के देखना। आया समझ में? इधर भाई, तुम्हें पीछे, वंश क्या लिखा हुआ है, वंश बताओगे? एक एक बुलेट पढ़ो आराम से, इंग्लिश में भी पढ़ो। हाँ, इसके ऊपर किसका नाम लिखूं, कैश बेसिस के ऊपर, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग? दो ऑप्शन थे ना अभी हमारे पास, दो वेंडर थे इधर, ग्रंथ, बिल्कुल, और लीज और हायर परचेज, कन्हैया। हाँ जी। अच्छा, कह रहे कि फिक्स एसेट को हम कैसे भी परचेज कर सकते हैं, कैश में भी परचेज कर सकते हैं, या फिर लीज पे या हायर परचेज पे कर सकते हैं। अच्छा, फिर आगे? आज ही चाहिए सारा पैसा, कैश में ले रहे, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। हाँ, किस्तों में देना पड़ेगा, हाँ, टाल टाल के। तो उन्हें जस्ट आज तो सारी पेमेंट करनी नहीं है, उन्हें क्या देने हैं, एक टाइप से लीज रेंटल देने। क्या देने हैं? लीज रेंटल, मतलब एक टाइप से किराया देना है। क्या देना है? किराया मानो। ठीक है ना। अब बच्चों बहुत डिटेल में तो मैं इसमें जा नहीं रहा हूँ। दो तरह के क्या रहते हैं, लीज रहते हैं।
एक तो फाइनेंशियल लीज होता है और एक होता है ऑपरेटिंग लीज। ठीक है ना, ऑपरेटिंग लीज में जस्ट एक टाइप से रेंटल देते रहते हैं हम, जबकि जो फाइनेंस लीज होता है उसमें हम इंस्टॉलमेंट देते, क्या देते हैं, और वो इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट भी होती है, साथ में ब्याज भी होता है। कुछ नहीं ज्यादा जाओ मत इसमें, ऑलरेडी पहले भी एक बार मैंने डिस्कस किया था, आज नहीं कर रहा हूँ। ऐसे मानो जैसे कोई भी आज के टाइम पे सबसे इजीली क्या है, अब तुम देखो इधर से यहाँ निकलो, ये सामने इधर कोने पे ये एक शोरूम है, इसमें होती क्या है, नहीं बाइक का नहीं है ये इलेक्ट्रिक फोन का, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, इसमें पूरा, सुनो, जहाँ पे बड़े बड़े काफी सारे जो बहुत बहुत पहले से भी इधर बिजनेस करते थे, वो सब जहाँ पे उनका धंधा चौपट हो चुका है, जिन्होंने दो दो तीन तीन दुकान भी खोल के रखी थी, उनका भी धंधा चौपट हुआ, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन ये बंदे का क्यों चल गया, इसी पॉइंट की वजह से तो चला, मैं समझा, क्योंकि मेन काम किसका है, फाइनेंसिंग का है। फाइनेंसिंग मतलब पैसा ब्याज पे नहीं देता है। हाँ, वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है या जो स्मार्टफोन्स है, वो सब फाइनेंसिंग होती है, ठीक है ना। और वो क्या रहता है कि अब लोगों के लिए आसान रहता है, उन्हें क्या भी लेना, कोई भी 20,000 का फोन ले, 30,000 का फोन ले, 1,000 रुपए जा करके फोन ले आओ, और फिर कमाते रहो देते रहो, कमाते रहो देते रहो। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव तो उन्हें एकदम से रिक्वायर, जब भी तो वो ज्यादा लोग कवर हो पाए ना, जो बंदे की औकात भी नहीं है आज 30,000 का फोन लेने के लिए, है ना, 30,000 का फोन लेने की औकात नहीं है, वो आईफोन लेके घूम रहा है। नहीं अरे मैं बताता हूँ, हमारे जहाँ हमारे यहाँ पे है, हमारे बाहर एक बंदा खड़ा होता था अभी कुछ टाइम पहले तक, और वो एप्पल बेचता था, कह रहे एप्पल बेचता हूँ, एप्पल ही खरीदूंगा, और खरीदा अगले ने, हाँ लगभग 140 के करीब का, ठीक है ना। मैंने पूछ लिया एक दिन, ऐसे ऐसे पूछ लिया कि भाई तू क्या करेगा इसका, कैसे क्या मतलब, कह रहे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, 5,000 रुपये दे करके और फाइनेंसिंग हो गई, अब क्या हर महीने पैसे देता रहूंगा, और बस ठीक है, मेरे को कुछ ऐसा तो है नहीं कुछ करना है, हाँ बस, लेकिन हाँ वही है ना, बिल्कुल। अब नहीं मेरा क्या पागल बनाता, मेरा खुद पागल बन गया, अगर डुप्लीकेट भी लाया तो खुद पागल बन गया 140 का ला करके, ठीक है ना। वैसे अगर फाइनेंसिंग होती है तो फाइनेंसिंग, जहां तक जितनी मेरी नॉलेज है, वो डुप्लीकेट की फाइनेंसिंग नहीं होती, ठीक है ना, स्टोर से ही होती है फाइनेंसिंग। खैर, हाँ जी, अगर किसी ने मान लिया डुप्लीकेट ऐसा हो कि 20,000 रुपए का है और 30,000 उससे पहले ही ले लिए, है ना, और फिर उसे लगा, कहने लगा कि अब जितने आएंगे आ जाएंगे, नहीं आए तो नहीं सही, 20 के 30 तो आ ही गए, उस केस में कुछ है। हाँ, अब देखो इतनी ज्यादा मेरे को डुप्लीकेट की नॉलेज ही नहीं है। हाँ, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। हाँ जी, तो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, तो वो कह रहा है कि अगर लीज पे रहता है या हायर परचेज पे रहता है, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी। नेक्स्ट है बच्चों, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, क्या है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब अगर हम किसी कंपनी के साथ कोलैब कर जाए, अगर हम किसी कंपनी के साथ क्या कर जाए, कोलैब कर जाए, तो उस केस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो कंपनी के भी तो एग्जिस्टिंग उसने भी तो पैसा लगा के रखा है, हम उसके ही क्या करेंगे, उसके ही इक्विपमेंट मशीनरी और जो फिक्स कैपिटल है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। हम नहीं करना चाहते कोलैबोरेशन, मान लिया, तो फिर अपना सेटअप लगाओ, क्या लगाओ, अब मान लिया कोई नया बंदा आता है, ठीक है ना, कोई भी लेट सपोज कोई अकाउंट्स का बंदा है, और वो कह रहा है कि नमन भैया मेरे को भी क्या करना है, कि मेरे को भी रिकॉर्डिंग वगैरह का सेटअप करना है, ये वगैरह वो, अब उसके बाद दो ऑप्शन रह सकते हैं, या तो वो हमारे साथ क्या कर ले, कोलैब कर ले। अब जब कोलैब करेगा तो उसको सारा जो सेटअप है वो नहीं लगाना पड़ेगा, सब तैयार मिलेगा, उसे आकर के बस जलवे दिखाने, क्या दिखाने हैं, जलवे दिखाने, से यस और नो। और अगर वो नहीं ऐसे कोलैब नहीं करता, तो ठीक है इंडिपेंडेंट कर ले, जैसे हमने घिसवाई 8 साल, तू भी घिसवा भाई, से कोई ना होता है, भाई हमने भी तो मेहनत करी, तभी तो हम यहाँ तक पहुंचे आकर के, कि वो सारा देखा कि भाई कहाँ पे कैसे होता है, क्या चीजें है, कैसे कैसे एडजस्ट हो सकता है। अब और आने वाले टाइम में क्या होगा, अब वो बेस सेटअप बन गया, अब आगे तो क्या करना है, क्वालिटी को और ज्यादा क्या करनी है, इम्प्रूव करनी है, ठीक है ना, तो वो चीजें तो ठीक है, तू भी कर वैसा, तो वही तो बात है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन अगर करेंगे तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, अदरवाइज ज्यादा पड़ेगी, देख लो।
If an organization collaborates with another organization, then both organizations can share each other's facilities. तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, एक दूसरे की फैसिलिटी क्या करेंगे, शेयर करेंगे. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया उसके पास कुछ चीज हो और जो हमारे पास ना हो, तो हम भी तो क्या करेंगे, हम भी तो उस फैसिलिटी को, उन रिसोर्सेज को क्या करेंगे, यूज करेंगे. बच्चों इसे पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनर्जी. क्या बोलते हैं, साइनर्जी. SYNERGY. या कुछ लोग इसे सिनर्जी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सिनर्जी. यहाँ पे हमें जब हम कोलैब करते हैं ना, तो कोलैब करने से सिनर्जी बेनिफिट मिलती है. क्या मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? अरे तुमने देखा होगा ना यूट्यूब पे या बाकी सोशल मीडिया पे भी लोग क्या करते हैं, कोलैब करते हैं. वो, हाँ, तो वो मतलब वो कोलैबोरेशन से क्या होता है, दरअसल क्या होता है कि जो उसके फॉलोअर्स है वो इधर भी कन्वर्ट होते हैं, और जो इसके है, तो यही तो सिनर्जी बेनिफिट है कोलैबोरेशन करने से. तो वो चीज है. तो वो बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे की फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं. सच कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर, इस तरह के अगर हम कोई कोलैबोरेशन करते हैं, कोई जॉइंट वेंचर चलाते हैं, विल रिड्यूस द नीड फॉर फिक्स कैपिटल. इससे फिक्स कैपिटल की जो नीड है वो कम हो जाएगी फॉर ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, हर एक पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है ना. अदरवाइज तो अपने अपने रिसोर्सेज क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे. हाँ, इसका नुकसान भी है. नुकसान ये है कि अगला छोड़ के चला जाए बीच में, फिर जाए, है ना. क्या पता उसकी इंटेंशन क्या हो, हमारे सीक्रेट्स ले जाए, क्या ही कर लीजिएगा. कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट सब रखे रह जाते हैं. मान लिया क्या हुआ कि सारी चीजें अब पता चल गई जो हमारे धंधे के सीक्रेट से. कई बार लोगों का मकसद ये होता है कि इसके जो कांटेक्ट है, इसके जो नेटवर्क है, उन सब का एक्सेस मिल जाए हमें. बस जैसे वो मिल गया, करते बहुत लोग करते हैं, है ना. तू अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, तुम्हारी हमारी राम राम है. ऐसे करते बहुत सारे लोग, है ना. दगाबाज, इन लोगों को क्या बोलते हैं, दगाबाज, है ना. अपना काम निकलवा करके, वो सारे कॉन्टेक्ट निकाल करके, और बस फिर इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, अपना धंधा चलाते हैं. तो नुकसान ये हो सकता है ना. जो तुम्हारे सीक्रेट्स है धंधे के, वो तुम्हारे धंधे के सीक्रेट्स नहीं रहेंगे. तो वो चीज है. अच्छा, फिर तुमने तुमने तो इतने साल मेहनत की, तो ऐसे ही तुम इतनी जल्दी कोलैब भी नहीं करोगे. कर भी जब तक, अनलेस एंड अनटिल अगले वाला बंदा भी तुम्हारे लेवल का ना हो. उसके पास भी तो फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है. नहीं तो तुम क्यों ही कोलैब करोगे. ठीक है ना. मतलब 8 9 10 साल तक तो तुमने घिसवाई, और अब जब मजा लेने की बारी आएगी, तो सारे धंधे के सीक्रेट किसे पता चल जाएंगे, अगले को पता चल जाएंगे. उसके पास भी तो कुछ ऐसी यूएसपी हो कि हम उसके साथ कोलैब करें, हम भी उसके साथ कोलैब करना चाहें. तो वो चीज, अदरवाइज तो नुकसान ही नुकसान है भाई. अगर तुम, वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है और तुम 10 साल पे खड़े हो, तुम्हारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो तुम बराबर नहीं हो सकते. या तो वो अगर 0 ईयर पे है, तो उसके पास आज की करंट की कोई ऐसी नॉलेज हो, आज की कोई इस पे ऐसी टेक्नोलॉजी हो, या वो डेवलप कर सकता हो, बिल्ड कर सकता हो. मतलब किसी ना किसी तरीके से तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ तो फायदा पहुंचाएगा ना. पूरे जो कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन है उसको कुछ तो फायदा पहुंचाएगा. अनलेस एंड अनटिल तो हम तो नहीं करने वाले कोलैब. ठीक है ना. तो वैसा समझ में आया बच्चों. Such collaboration or joint venture will reduce the need for fixed capital for each one of the participating organization. Next है diversification. क्या है, एक कंपनी इन नियर फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, डाइवर्सिफाई करना चाहती है अपने बिजनेस को. एक ये है, जैसे चल रहा है सब सही है, टेंशन नहीं है. ठीक है ना. बोलो किसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी. हाँ, जो डाइवर्सिफाई करेगी भाई. वो आज फर्नीचर इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, कल वो कॉस्मेटिक में करना चाहती है, तीसरे दिन वो किस में करना चाहती है, रेडीमेड गारमेंट्स में आना चाहती है, फिर वो पेट्रोकेमिकल में आना चाहती है, वो हैवी मशीनरी में आना चाहती है. तो सबके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल लगानी पड़ेगी. एक कह रहा है जो कर रहे हैं बस ठीक कर रहे हैं, हमें ज्यादा दरकार नहीं है ऐसा कुछ करने की, बस जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमें नहीं करना डाइवर्सिफिकेशन, चल रहा है हमारा तो सही. तो उन्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं पड़ेगी. तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे. Diversification requires more fixed capital to purchase fixed assets for the new product line. नहीं समझ में. मानवी, बताओ ना आप क्या है. क्यों, नए नए प्रोडक्ट लाइन के लिए हमें नई नई मशीनरी लगानी पड़ेगी. अब ऐसा तो है नहीं कि जिससे तुम शर्ट बना रहे हो उससे तुम पेट्रोल को रिफाइन कर दोगे.
मतलब जो क्रूड है उसको ही तुम रिफाइन कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके लिए अलग क्या करना पड़ेगा आपको, मैन्युफैक्चरिंग या रिफाइनरी प्लांट लगाना पड़ेगा, सेस और नो। तो वो चीज तो बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ गारमेंट कंपनी स्टार्ट एन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, गारमेंट अभी क्या है ना, गारमेंट कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस स्टार्ट करती है, देन इट विल रिक्वायर एडिशनल फिक्स कैपिटल टू इन्वेस्ट इन लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। तो उसको बाकी पैसा चाहिएगा इन चीजों के लिए। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, क्या है? एक कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है आने वाले टाइम के लिए, ठीक है ना। तो बताओ उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। एक है थकी हुई कंपनी, उसके बाद कोई कोई ग्रोथ नहीं है। हाँ जो है बस वो भी डाउनफॉल में, डिक्लाइन में, बोलो। हाँ जी। तो उसके लिए उस केस में उसे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। कंपनीज विद ग्रोथ प्लान्स इन द फ्यूचर नीड मोर फिक्स कैपिटल, जिसके पास ग्रोथ प्लान है उसको क्या पड़ेगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड कंपनीज विद लेस और नो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ नीड लेस फिक्स कैपिटल। बात समझ में आती है क्या आपको? कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? हाँ जी। इसके देखिए कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े अभी तक हमने। पहला है बच्चों नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन, तीसरा है अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, उसके नेक्स्ट लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, फिर डाइवर्सिफिकेशन, उसके नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। और ये 8 पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए? चलो देखते हैं इसकी एमटी, देखते हैं बच्चों। नेचर में सुट्टा का लेवल डाइवर्सिफाइड ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी क्या कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। नेचर में लास्ट टाइम ये एमटी बहुत ताजी ताजी है, मतलब ताजी ताजी इन द सेंस की दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ इसे, ये पिछली बार ही बच्चों ने बनवा के दी थी। हाँ ये जो इस चैप्टर की जो एमटी है ना, इस चैप्टर की एमटी सारी नई एमटी है, पिछले साल ही बनाई है, बच्चों ने बनवाई थी ये लास्ट टाइम में आकर के। कह रहे थे भैया बहुत सारे पॉइंटर्स हो रहे हैं, करवा दो कुछ हो तो एक दो दिन लगा करके ये बनाई थी एमटी। नेचर में सुट्टा का लेवल डाइवर्सिफाइड ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि भैया ये अलग अलग कैटेगरी के लोगों को, इवन बच्चों को, है ना, जो अभी तक ढंग से जिन्होंने होश भी नहीं संभाला है अपना, तो वो लोगों का भी अपना कार्यक्रम रहता है। तो नेचर में सुट्टा का लेवल, सुनो ना, डाइवर्सिफाइड ग्रोथ कर रहा, नेचर, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर में सुट्टा, एस फॉर स्केल ऑफ ऑपरेशन, फिर यूटी है अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यू फॉर अपग्रेडेशन साथ में ही है वो, यूटी एक साथ है, यूटी एक साथ, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अगेन टी फॉर चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, अगेन ए फॉर, हाँ जी ए फॉर क्या है, ऑल्टरनेटिव, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, नेचर में सुट्टा का लेवल, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। मुझे नहीं लगता एक ए को छोड़ करके, अभी ए दिक्कत कर रहा था, अभी दोबारा बुलवाऊंगा तो ए भी दिक्कत नहीं करेगा, बाकी सारे पॉइंट आ ही गए। नेचर, नेचर ऑफ द बिजनेस, एस फॉर स्केल ऑफ द ऑपरेशन, यूटी फॉर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टी फॉर चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ए फॉर ऑल्टरनेटिव, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, लेवल, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफिकेशन, और ग्रोथ, ग्रोथ। बात समझ में आती है? नेक्स्ट है बच्चों वर्किंग कैपिटल, क्या है? देखो जब अपन लोग लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं यानी कि फिक्स असेट में, तो वो तो होती है फिक्स कैपिटल, क्या होती है? फिक्स कैपिटल। लेकिन हमें डे टू डे वर्किंग के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है। अरे इधर देख ले, और तू फिर छिड़के हंस भी रहा है तू, हद कर दे। फिर ये मत बोलना मुझे बाद में कि नमन भैया सारे टॉपिक उड़ाते थे। अब अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी। कभी तुम सोचते हो कि मुझे ही ऐसा ज्यादा पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक है?
वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जो हमें क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। यानी कि हमें करंट असेट्स में भी तो पैसा लगाना पड़ता है, खाली फिक्स असेट में पैसा नहीं लगाना पड़ता। जो करंट असेट में हमने पैसा लगाया होता है वो होती है वर्किंग कैपिटल। क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। और वर्किंग कैपिटल को एक स्पेसिफाइड तरीके से निकालते हैं, और सारे बच्चों को पता है कि WC बोले तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, है ना। इतना तो पता है, लेकिन आज उसका और भी मीनिंग देखते हैं हम। ठीक है ना। फिलहाल पहले वही बताता हूं जो सबको पता रहता है, जो कि पहले बुलेट में लिखा है, और वो इंग्लिश में लिखा है बस। वो जो WC इज इक्वल टू CA माइनस CL होता है ना, उसको इंग्लिश में लिखा है, छोड़ो जान दो। वो इंग्लिश में क्या लिखा है, एक एग्जांपल से समझो पहले। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। माने करंट एसेट्स है 15,000 रुपए की, और करंट लायबिलिटीज है 10,000 रुपए की। बात समझ में आ रही है आपको? तो वर्किंग कैपिटल कितने की आ गई? 5,000 की आ गई। कितने की आ गई? 5,000 की आ गई। अगर मैं ये बोलूं कि वर्किंग कैपिटल, बहुत जनरल बोल रहा हूं, बहुत जनरल, कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है? एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स का ज्यादा हो जाना किससे? करंट लायबिलिटीज से। करंट असेट्स का करंट लायबिलिटीज से ज्यादा हो जाना, और जितना ज्यादा हुआ वही क्या है? वर्किंग कैपिटल। उतनी ही क्या होगी? वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे इस केस में, इस एग्जांपल में, वर्किंग जो करंट एसेट्स है वो कितनी ज्यादा हो गई? करंट लायबिलिटीज से 5,000 से ज्यादा हो गई। कितने से ज्यादा हो गई? यही क्या है? वर्किंग कैपिटल है। क्या है? इतना तो सबको पता है। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना। दिमाग खुले तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, वरना कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। इंग्लिश में बोला, इट इज द एक्सिस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। इट इज द एक्सिस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। लेकिन जान दो, उससे भी बढ़ के इसका कोई मीनिंग होता है। द करंट असेट्स, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। द करंट असेट्स फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। लिख लो एक बार, लिखो सारे बच्चे, और मुझे बताना मैंने क्या बोला। करंट असेट्स फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स is called as working capital. Current assets financed through long term funds is called as working capital. समझो इसे और फिर समझाओ। हाथ उठाना पहले। थोड़ा बहुत आया, बताओ। लॉन्ग टर्म फंड जो हमने करंट एसेट्स, हाँ, जो हमने लॉन्ग टर्म फंड से, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से जो किसका बंदोबस्त किया है? करंट एसेट्स का, वो क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वाकई में यही मीनिंग है या नहीं है? नहीं, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ, यही मीनिंग है कि नहीं है इसका? भाई हमने डेटर में पैसा लगाया, स्टॉक में पैसा लगाया, और कैश रखा 15,000 रुपए का। कितने का रखा? 15,000 रुपए का। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या ये 15,000 रुपए मेरी जेब से लगे हुए हैं क्या? 15,000 रुपए मेरी जेब से लगे हुए हैं क्या? मैंने भी 10,000 रुपए का माल उधार उठा के रखा है। समझ में आ रही बात? तो मैंने पैसा तो लगा के रखा है करंट एसेट्स में 15,000 रुपए, लेकिन 15,000 रुपए मेरी जेब से नहीं लग रहे। 10,000 तो उसमें किसके लग रहे हैं? उधार वालों के, माने क्रेडिटर्स के। किसके? अरे बेटा, मैंने अपने धंधे में करंट असेट्स में 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए। वो तो किसने किए? मैंने। लेकिन सारे के सारे मेरी जेब से नहीं गए। 10,000 का तो मैंने उधार उठा रखा है। हाँ बोलो ना, 10,000 का तो मैंने उधार उठा रखा है। तो स्टॉक तो मेरा लग रहा है, लेकिन पैसा किसका है? वो क्रेडिटर का, सप्लायर का। किसका है? सप्लायर का। तो 10,000 का बंदोबस्त तो किससे हो गया? करंट लायबिलिटी से। किससे हो गया भाई? 15,000 की करंट असेट्स है, और 10,000 का बंदोबस्त तो करंट लायबिलिटी से हो गया। तो बाकी 5,000 का कहां से किया होगा? वर्किंग कैपिटल से नहीं, लॉन्ग टर्म फंड से।
बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अरे ये जो करंट असेट्स है ये है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और ये क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ये क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसे क्या बोल रहे हैं? करंट लायबिलिटी। अच्छा, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो हम करते किससे है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से। किससे करते हैं? अरे सबसे बेसिक क्लास में बताया था कि जो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस से करते हैं, शॉर्ट टर्म फंड से करते हैं। कर किससे भी सकते हैं, लेकिन प्रेफर नहीं करते। क्या नहीं करते? प्रेफर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हमने 10,000 तो किससे किया है? शॉर्ट टर्म से ही किया है। 15,000 तो लगाए, उसमें से 10,000 का बंदोबस्त तो किसमें से किया है? हमने शॉर्ट टर्म से किया है। तो बाकी 5,000 हमने जो लगाए होंगे, 5,000 का जो स्टॉक लगाया होगा, जो डेटर वगैरह उधार माल बांटा होगा या जो कैश रखा है, वो 5,000 रुपए कहां से आए होंगे? यानी कि कोई तो हमने लॉन्ग टर्म का फंड्स ले रखे होंगे, वो बंदोबस्त हमने वहां से किया है। एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल का मीनिंग ये होता है। द करंट असेट्स, ये तो फालतू की बात है। द एक्सिस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, ये तो कोई भी बताएगा आपको, ठीक है ना। लेकिन ये समझने का कि द करंट इन्वेस्टमेंट या करंट असेट्स फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। वही क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है। बात समझ में आती है आपको? चलो देख लेते हैं। पहले वाला बुलेट देखो, पहले वाले बुलेट में कोई डाउट है क्या? नहीं, ये तो सबसे बेसिक है ना। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द एक्सिस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, या करंट एसेट्स फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आती है? हाँ, नहीं मिल पा रहे हमें, अगला उधार देने के लिए तैयार ही नहीं है। 10,000 रुपए का उधार दिया, स्टॉक लगाना हमें कितने का? 15,000 रुपए का। अब बताओ क्या करें? अपने घर से पैसा लेके आओगे, इक्विटी लगाओगे? हाँ बोलो ना। नहीं है तो बैंक से कोई लॉन्ग टर्म के लिए क्या लोगे? लोन लोगे। बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि 15,000 रुपए हमें करंट एसेट्स में लगाना है, इतने का स्टॉक लगाना ही है। हाँ बोलो ना, क्योंकि अगर नहीं लगाओगे, तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं, 10,000 रुपए का अगला माल उधार देने के लिए तैयार है, और तुम्हें स्टॉक लगाना है 15,000 का, और 15,000 का तुम लगा नहीं सकते। अब माने तुमने 10,000 का लगाया, कितने का लगाया? 5,000 का। कस्टमर डिमांड करने के लिए आएंगे, भाई साहब गुड्स चाहिए, तुम कहोगे है ही नहीं। तो कस्टमर को ऐसे वापस, तुमने धंधा किया था फालतू टाइम फूटी करने के लिए किया था धंधा, कि उधर दुकान खोल के बैठोगे, कस्टमर वापस जाएगा और फिर ही करोगे वहां बैठ के। चलो कहीं कहीं करते हो ही तो समझ में आता है, धंधे में बैठ के ही करोगे क्या? अब यही दिन देखने के लिए धंधा किया था, तो फिर अब पैसा तो लगाना पड़ेगा। 5,000 का वो जो स्टॉक है वो लगाना तो पड़ेगा, लेकिन पैसा कहां से लेके आए? या तो अपने घर से लेके आओ, या बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लो, क्योंकि शॉर्ट टर्म से तो कोई दे नहीं रहा ना। कोई बच्चा कह रहा है कि दूसरे सप्लायर को देख लेंगे, अरे दूसरे दूसरे सप्लायर को देखता तो उधर वो करंट लायबिलिटी फिर 15,000 की ना हो जाती क्या? दूसरा सप्लायर भी तो क्या ही होगा, वो भी तो करंट लायबिलिटी में आएगा। फिर तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म से तुमने कितना यूज किया है। माने अगर एक तरफ से ऐसे देखो, 15,000 का तुम्हें स्टॉक लगाना है, और सारा का सारा तुम्हें क्या दे के रखा है? सारा का सारा तुम्हें जो तुम्हारा जो सप्लायर है उसने उधार दे के रखा है, 15,000 रुपए का क्या दे के रखा है तुम्हें? उधार दे के रखा है। बात समझ में आ रही है? तो लॉन्ग टर्म से तुमने कितना लगाया? 0। यानी कि अपना जो लॉन्ग टर्म फंड्स है वो तुमने लगाए नहीं, या तो अपने या तो बाहर से। यस और नो? अच्छा, देखो वर्किंग कैपिटल का थोड़ा और बता दूं मैं आपको। वर्किंग कैपिटल का किन्हीं मायनों में पॉजिटिव होना अच्छा है, और किन्हीं मायनों में नेगेटिव होना भी अच्छा है। मुझे बता सकते हो आप कि वर्किंग कैपिटल का पॉजिटिव होना क्यों अच्छा है और नेगेटिव होना क्यों अच्छा है? पॉजिटिव होना तो इसलिए अच्छा है कि तुम्हारी करंट एसेट्स क्या है? ज्यादा है, और करंट लायबिलिटीज तुम्हारी क्या है? कम है। यानी कि तुम्हें पैसा मिल एक साल के अंदर अंदर मिलने ज्यादा वाला है, ज्यादा पैसा मिलने वाला है, और तुम्हें पे कम करना है, तो लायबिलिटीज का कम होना क्या है? अच्छी बात है। हालांकि ये तुमने, वो बात अलग है कि तुमने इसे किससे फंड कर लिया, किससे अरेंज कर लिया? लॉन्ग टर्म से। बस इसका इतना यहाँ पे मीनिंग है। लेकिन इसका नेगेटिव होना भी किसी केस में क्या है? अच्छा है। बताऊं कैसे वर्किंग कैपिटल का नेगेटिव होना क्यों अच्छा है? आधे लोग बोलेंगे कि वर्किंग कैपिटल का नेगेटिव होना बहुत बुरा होता है। किन्हीं मायनों में हो सकता है, किन्हीं मायनों में अच्छा भी है। अब ध्यान से सुनना, मैं 1 रुपए का उधार नहीं देता किसी को,
1 रुपए का उधार नहीं देता किसी को। जितनी भी मेरी सेलिंग होती है वो सब मैं कैश में करता हूँ। किस में करता हूँ? कैश में करता हूँ। साल में 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ और 20 करोड़ के धंधे में सारा का सारा कैश। इधर माल रखा है और इधर पैसे। अगला ये कहे कि पेमेंट मैं शाम को दूंगा, तो भैया मेरे पास है नहीं, ठीक है ना। इधर पैसे रख दे या एंट्री मार दे और इधर से डिलीवरी ले ले। बात समझ में आ रही? ठीक है, 20 करोड़ का धंधा बनाया ऐसे करके। समझ में आई बात? मेरा जो सप्लायर है, मेरा जो सप्लायर है उसे मैं क्या करता हूं, 6 महीने की उधारी पे उससे माल उठाता हूं। उससे मैं 6 महीने की उधारी पे माल उठाता हूं और माल भी बहुत तगड़ा उठाता हूं। बात समझ में आ रही है? उसमें होता क्या है कि अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास पैसा आ गया। क्या आ गया? कहां से पैसा आया? मेरे मेरे कस्टमर से, जिनको मैंने बेचा है ना। हालांकि मेरे पास क्या पड़ी हुई है, करंट एसेट्स तो पड़ी हुई है। करंट एसेट्स क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि कैश आया। क्या आया? क्योंकि कैश भी तो क्या रहती है, करंट एसेट रहती है। लेकिन मेरे को अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ, मैंने उससे ना, लेट सपोज मैंने 20 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जो मैंने बोला, लेकिन मैंने उधार उठा के रखा है माल उससे। उधार माल उठा के रखा है और वो उठा के रखा है 30 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ रुपए का? 30 करोड़ रुपए का। हाँ बोलो। 30 करोड़ रुपए का। 30 करोड़ रुपए उसके रोक के रखे हैं मैंने। बात समझ में? मेरे पास करंट एसेट्स क्या हो गई, कम हो गई, और करंट लायबिलिटी क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है कि वो जो 20 करोड़ रुपए मैंने क्या किए थे, रियलाइज किए। क्या किए? रियलाइज किए। और उसको मैंने अभी क्या उठाया हुआ है, उससे उधार उठाया हुआ है पैसा, मतलब उधार माल उठाया हुआ है। 6 महीने का भी हो सकता है, मान लिया ज्यादा भी हो सकता है। अब मैंने उसे क्या कर दिया, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। देखो क्या है कि इस केस में आपकी अगर तुमने ये पैसे को थोड़ा खिलाड़ी, अगर तुम आदमी हो, खिलाड़ी आदमी हुए, तो तुम इसे क्या भी कर सकते हो, तुम लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि वो बहुत थोड़ा, मैं बोलता नहीं हूँ उसे करने के लिए, क्योंकि उसमें आपकी चीजें बिगड़ भी सकती है। क्योंकि अगर तुमने शॉर्ट टर्म में तुम्हें इसे पैसा देना है और लॉन्ग टर्म में तुमने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट तभी करने का जहां पे तुम्हें ये श्योर हो कि कहीं से तुम्हें क्या हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, जब तुम्हें उसकी क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी। एक बार के लिए मान लिया तुमने से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया पैसे को, ठीक है ना। तो तुम्हारी करंट एसेट्स तो क्या हो गई, अब है नहीं, क्योंकि जो कैश था वो तुमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया, तो करंट एसेट्स तो कुछ रही नहीं, करंट लायबिलिटीज है। तो ये वर्किंग कैपिटल किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। किस में आ गई? पैसा उसका, पैसा तो उसका, और उस पैसे का मजा कौन ले रहा है, तुम ले रहे हो। हाँ बोलो ना। तो इस मायने में ये जो मैंने बताया, इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। क्या रहेगी? टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। आप खिलाड़ी आदमी होने चाहिए कि जहां पे आपका मैनेजमेंट इतना तगड़ा हो कि आप सारी चीजें क्या कर लो, मैनेज कर लो। उस केस में वर्किंग कैपिटल का नेगेटिव होना भी क्या है, अच्छा है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हो गई, किन्हीं मायनों में अच्छा भी नहीं है, ठीक है ना। बैंक से लोन लेने के लिए जाओगे शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक पर फेंक के मारेंगे तो चल निकल इधर से। वर्किंग कैपिटल क्या है तेरी, नेगेटिव है। करंट एसेट्स तो है नहीं, करंट एसेट्स तो है नहीं, करंट लायबिलिटीज पहले ही ऑलरेडी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। एक सर पे हमारा लोन और ले लिया, करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर एक साल बाद ही कर दिए, जैसे और कहीं बैठ के ही करता है ना, हमारे पास भी आके ही कर दिए कि है ही नहीं पैसा मेरे पास। समझ में आ रही है बात? तो वैसा, तो बताओ बैंक लोन देगा उस केस में, नहीं देगा। तो मैंने इसलिए शुरू में बोला था आपको कि वर्किंग कैपिटल का पॉजिटिव होना भी किन्हीं मायनों में अच्छा होता है और वर्किंग कैपिटल का नेगेटिव होना भी किन्हीं मायनों में अच्छा होता है। लेकिन जो नेगेटिव होना है ना, वो बहुत रिस्की है। क्या है? बहुत रिस्की है। उसमें आपको ना, अगर आप फाइनेंस के बहुत अच्छे जानकार हो, आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लिंक बहुत अच्छे है, आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो, है ना, आपके डिसीजंस इतने एग्जैक्ट है कि जब पैसा चाहिएगा ना, ये तो शॉर्ट टर्म से पैसा रियलाइज करा करके, कैश सेल करके, वो तो पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया। देखो कितने खिलाड़ी खिलाड़ी आदमी है कि कैश में सेल करके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया, उसको 6 महीने बाद क्या देना है, पैसा देना है ना। तो तुम्हें ये श्योर हो कि 6 महीने में कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो जाएगा, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा, ताकि हम इसकी क्या करते, पेमेंट करते हैं। अदरवाइज तुम्हारी गुडविल भी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। उस केस में जो खिलाड़ी आदमी है वो नेगेटिव का भी क्या उठा सकता है, फायदा उठा सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा रिकमेंडेबल नहीं है वो, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। करते हैं। अब मैं बहुत सारी चीजें मैंने ऊपर ऊपर से बताई, इसमें बहुत डिटेल रहती है, अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ बहुत ज्यादा।
ठीक है ना। जो खिलाड़ी आदमी होते हैं, एक बार मैंने आपको टीमिंग एंड लैडिंग भी बताई थी, लिखी होगी तुमने, ठीक है ना। वो टीमिंग एंड लैडिंग भी लगाते हैं लोग यहाँ पर। टीमिंग एंड लैडिंग लगा करके क्या कर देते हैं, खेल जाते हैं, है ना। आधे बिजनेसेस तो जो जिसका दिमाग ऐसे चलता है ना, वो तो ऐसे ऐसे खेलते हैं। भाई क्या था, हर्षद मेहता था, वो टाइम गैप का ही तो फायदा उठाता था। टाइम गैप का फायदा उठा करके उसने इतना बड़ा, मतलब स्कैम बोलो, अब पता समझ में नहीं आता स्कैम बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कानून में लूप होल थे। जो कानून में कमी थी, उसने कानून की कमी को यूज करके ही अपना क्या बनाया, फायदा बनाया। तो बस वो चीज थी, ठीक है ना। अब जैसे पेटीएम वाले हैं, तो पेटीएम वाले भी तो यही करते हैं। तुम्हारे उसमें पेटीएम, उसमें बैंक में पैसा आ गया, उसे रोक करके सेटल कब करते हैं, अगले दिन करते हैं। तो यही तो टाइम गैप का मजा ले रहे हैं। तुम बोलोगे क्या ही कर लेंगे एक दिन में, ये पूछो 1 मिनट में क्या नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात। टाइम गैप का ही तो खेल है कि जितना टाइम उनके पास पैसा रहा, तुम्हारा पैसा, तुम्हें तो लगा कोई बात नहीं हमें कल मिल गया, लेकिन उन्होंने उस पैसे को क्या कर लिया, उस टाइम के लिए यूज कर लिया, और ये कॉन्टिन्यूसली यूज होते जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो एक दिन हुआ, साल के साल तुम्हारा पैसा जितना भी तुम ले रहे हो उसके थ्रू रोटेशन घुमा रहे हो, साल के साल वो पैसा उनके पास पड़ा रहा, और उसी चीज का तो मजा ले रहे हैं। तो ये चीज होती है। हाँ जी, खैर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिलहाल वो कह रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल की हमें जरूरत होती है ताकि हम डे टू डे फंक्शनिंग को क्या कर सके, चला सके, ठीक है ना। बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को चला सके और हमारा बिजनेस स्मूथली चल सके। कह रहे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। कह रहे कि वर्किंग कैपिटल को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को समझना पड़ेगा, जो कि हम कल समझेंगे। हालांकि इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, बहुत बचपन से आप पढ़ते हो करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, कई बार तो क्लास में मैंने भी जिक्र किया है, ठीक है ना। तो बस ये पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल के कल टाइप पढ़ने हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ने हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस है, एक आध क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ये फैक्टर्स अफेक्टिंग। कल हो जाएगा बच्चों, ये 1.5 घंटे की क्लास में कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल 1.5 घंटे तो पढ़ा रहे हैं डेली।